हेलो बच्चों, कैसे चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको पता ही है कि 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी में हम अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है। अब हम औसत वेग की बात कर रहे हैं, तो औसत वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे इनके बारे में हमने बात करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर मैं कारकों की बात करूं तो सबसे पहले आ जाएगा अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अभिक्रिया गैसीय माध्यम में हो रही है तो फिर ये सांद्रता नहीं आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर दाब आ जाएगा कि अगर गैसीय माध्यम में है तो फिर सांद्रता की जगह हम दाब की बात करेंगे कि वो दाब कैसे प्रभावित करता है, प्रेशर कैसे प्रभावित करता है। अगर अभिक्रिया जो है तरल माध्यम में हो रही है, द्रव माध्यम में हो रही है, तो फिर हम अभिकारकों की सांद्रता की बात करेंगे। फिर इसके बाद में आता है ताप। ताप के बाद में आता है अभिकारक की प्रकृति। चौथा, अभिकारक की प्रकृति के बाद में आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक उत्प्रेरक के बाद में नेक्स्ट आ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में आ जाता है विकिरण का प्रभाव। और फिर इसमें आ जाता है अभिक्रिया का माध्यम। या माध्यम की प्रकृति, हम ऐसे बोल सकते हैं, माध्यम की प्रकृति। इसको पूरा कर देते हैं, अभिक्रिया माध्यम की। ये सारी चीजें जो हैं इनको हमने एक एक करके पढ़ना है, ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अभिकारकों की सांद्रता के बारे में। अभिकारकों की सांद्रता, तो अभिकारकों की सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है। पहले तो मैं आपको इसके वेग के साथ इसका संबंध बता देता हूं कि अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर? समानुपाती होने का मतलब कि ये अभिक्रिया का वेग जो है, अगर सांद्रता ज्यादा होगी, अगर अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होगी तो वेग भी ज्यादा होगा। क्लियर? कैसे ज्यादा होगा इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये देखिए, यहां पर मान लेते हैं एक ये लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, ये लकड़ियों का ढेर है और हमने इनके ऊपर क्या करा, केरोसिन को छिड़क दिया। केरोसिन छिड़क दिया और केरोसिन छिड़कने के बाद में हम इसको आग लगा देते हैं। तो जैसे ही इसको आग लगा देते हैं, आग लगाने की जो प्रक्रिया है, जो वो अभिक्रिया होगी, उसको दहन कहा जाता है। तो जब इस लकड़ियों का दहन होता है तो जब केरोसिन अधिक मात्रा में होगा, आपने देखा होगा कि जब आग लगाने तो एकदम से ब्लास्ट होता है, आग बहुत अधिक मात्रा में जलती है और फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कम इसलिए होती है कि केरोसिन की मात्रा कम हो गई है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता कम हो गई तो वेग भी कम हो गया। लकड़ियों पर छिड़के हुए केरोसिन की सांद्रता कम हो गई है तो वेग भी क्या हो गया, कम हो गया। और सांद्रता ज्यादा थी,
जब ज्यादा थी, जब ये ज्यादा था मात्रा में तो वेग ज्यादा था, आग ज्यादा लगी थी। इसका मतलब ये हुआ, ये आपकी बुक में भी यही एग्जांपल दिया हुआ है कि जब भी किसी भी लकड़ियां जो है उनको जलाते हैं तो जब वो उसके ऊपर क्रिया कारकों की मात्रा ज्यादा होती है, सांद्रता ज्यादा होती है, तो वेग भी ज्यादा होता है, यानी कि आग ज्यादा मात्रा में जलती है। ऐसी कोई सी भी केमिकल रिएक्शन की अपन बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अभिकारकों की सांद्रता को देखा जाता है कि वो कितनी मात्रा में है। अगर वो ज्यादा मात्रा में है तो वेग जो होगा वो बहुत स्पीड से जाएगा, वेग जो है वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर मात्रा कम है तो वेग कम होगा। तो पहला कारक आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद में दूसरा कारक जो है वो है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब यहां तक क्या है, इसको इस एग्जांपल को मैं एक इस पॉइंट को एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि अभिकारक की प्रकृति जो है वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है। देखिए यहां मैंने लिखा NO प्लस O2 और यहां लिखा 2CO प्लस O2, ऐसे लिखा। यहां रिएक्शन होगी, ये बनेगा 2NO2 और ये बनेगा 2CO2, ये बन जाएगा, ये रिएक्शन फास्ट होती है और ये रिएक्शन स्लो होती है। एक रिएक्शन फास्ट हो रही है और दूसरी स्लो हो रही है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये फास्ट क्यों हो रही है और ये स्लो क्यों हो रही है? मतलब फास्ट का मतलब ये है कि इसका वेग अधिक है, अभिक्रिया का वेग इसका अधिक है, और इसका अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या है, कम है। तो देखो क्या होगा, जैसे ये NO है और ये CO है, तो जब आप इस संरचना को देखेंगे तो NO जो है उसमें डबल बॉन्ड है, देखिए, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें से आसानी से कौन सा टूट जाएगा? डबल बॉन्ड आसानी से टूटेगा। आसानी से टूटेगा तो इसके साथ रिएक्शन भी आसानी से करेगा, ठीक है, रिएक्शन भी आसानी से करेगा, और रिएक्शन आसानी से होगी तो फिर अभिक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी, वेग उसका क्या होगा, अधिक होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वाली, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये आसानी से नहीं टूटेगा, इसकी अपेक्षा आसानी से नहीं टूटेगा, तो इसके साथ आसानी से क्रिया भी नहीं करेगा, तो वेग जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अभिक्रिया स्लो हो जाएगी। तो अभिक्रिया तीव्र है या स्लो है वो किसकी नेचर पर डिपेंड कर रहा है, अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे ही उत्पाद की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उत्पाद अगर आसानी से बन रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और अगर उत्पाद ऐसे हैं जो आसानी से नहीं बनते, उनमें बनने वाले रासायनिक बंध जो है वो आसानी से नहीं बनते, तो फिर अभिक्रिया जो है वो मंद गति से होगी और उसका वेग जो है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट आपने सीखे कि कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो देखिए ताप का प्रभाव जो है वो कैसे प्रभावित करेगा, तो आपको याद रखना है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो यहां मैं ताप जो है उसके लिए पर्टिकुलर एक नियम लिख देता हूं कि ताप जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ताप का जो प्रभाव है वो आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी
दोनों ही अभिक्रियाओं पे देखने को मिलेगा। दोनों ही अभिक्रियाएं ताप बढ़ाने पर इनका वेग बढ़ता है, लेकिन दोनों अभिक्रियाओं में उस अभिक्रिया की दिशा क्या होगी ये हमें देखना पड़ेगा उदाहरण के हिसाब से। ठीक है, वेग तो बढ़ेगा, लेकिन वेग कौन सी अभिक्रिया का बढ़ेगा, अग्र अभिक्रिया का बढ़ेगा या पश्च अभिक्रिया का बढ़ेगा, तो वो आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा इसके अंदर। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऊष्मा क्षेत्र ऊष्मा दोनों अभिक्रियाओं में वेग बढ़ेगा लेकिन दोनों ही अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। दिशा जो है वो लीश-डेविड नियम के अनुसार पता लगेगी, लेकिन वेग जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। अब वो कौन सी दिशा में बढ़ता है, अग्र अभिक्रिया में बढ़ता है या पश्च अभिक्रिया में बढ़ता है, तो उसके लिए अपने को लीश-डेविड प्रिंसिपल जो है वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ताप का प्रभाव जो है वो इस प्रकार से इसके ऊपर होता है। ताप के प्रभाव के बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है। उत्प्रेरक की परिभाषा आपको सबको पता है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे परिवर्तित शब्द बोला है। परिवर्तित का मतलब ये है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और अभिक्रिया का वेग कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है तो कम भी हो सकता है। तो देखो क्या होगा, देखो इस बात को मैं ग्राफ से प्रदर्शित करता हूँ। यहाँ मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ कि उत्प्रेरक जो है वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक कौन है, जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं या घटाते हैं वो अलग बात है, हमने दोनों को लिख दिया कि वो परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो कि ये ग्राफ से हम इसको कैसे समझते हैं। देखो ये ग्राफ इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। यहाँ क्रिया कारक है और यहाँ उत्पाद है। ठीक है, समय है, ये ऊर्जा है। क्लियर? तो देखो अब ये अभिक्रिया सामान्य रूप से हो रही है। जब हम इसमें उत्प्रेरक डाल देंगे, इस अभिक्रिया को होने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इतनी, इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो जब हम इसमें उत्प्रेरक डालते हैं तो उत्प्रेरक क्या करता है, इसका सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, ऐसे। तो अब क्या है कि ग्राफ अपने को ये बनाना है, क्रिया कारक से उत्पाद बनाने के लिए अपने को सिर्फ इतनी सी ही ऊर्जा की आवश्यकता है। तो क्रिया कारक जो है वो उत्पाद में आसानी से बदल जाएंगे, इसका मतलब है वेग बढ़ जाएगा। तो उत्प्रेरक ने क्या काम किया, उसने सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर दिया। सक्रियण ऊर्जा जो है उसके मान को कम कर दिया। कम करते ही ये जो छोटी सी पहाड़ी है छोटी हो जाएगी, तो पार करनी आसान हो जाएगी, तो वेग जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हमने इसमें कोई ऐसा उत्प्रेरक डाल दिया जो सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता हो, जैसे ये, सक्रियण ऊर्जा का मान कितना हो गया है, ठीक है, तो इतनी वैल्यू अगर हो जाएगी तो आप जानते हो कि अभिक्रिया क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, पार करनी मुश्किल है, तो आसानी से ये यहाँ नहीं जा पाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेग जो है वो कम हो जाएगा। तो उत्प्रेरक में आपको ये याद रखना है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में जब उसमें डाला जाता है तो वो क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को चेंज करता है। सक्रियण ऊर्जा का मान जब कम होगा तो वेग बढ़ जाएगा, सक्रियण ऊर्जा का मान जब ज्यादा होगा तो वेग कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक का इसके अंदर लॉ है। फिर इसके बाद में उत्प्रेरक के प्रभाव की बात हम बात करेंगे
पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैं आपको बता दूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखो भाई, ये एक लकड़ी का तना है, लकड़ी का तना, और मान लेते हैं कि ये 100 किलो का है, 100 किलो का है, और इस तरफ हमने लकड़ी का बुरादा रखा हुआ है, बुरादा, और इसका वजन भी कितना है, 100 किलो। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों भी आग लगा देते हैं। तो बताओ पहले कौन सा जल जाएगा? पहले लकड़ी का बुरादा जलेगा, वो पहले खत्म हो जाएगा। दोनों का वजन देखो सेम है, और ये जो लकड़ी का तना है ये धीरे धीरे जलेगा, जलने में टाइम लगेगा। जलने की जो क्रिया है उसका नाम केमिस्ट्री में क्या होता है, दहन। तो इसका भी दहन होगा और इसका भी दहन होगा, लेकिन दहन की जो क्रिया है वो तीव्र किसमें होगी, बुरादे में, और इसमें क्या होगी, मंद होगी। अब लकड़ी का बुरादा जो है जल्दी क्यों जलता है? इसलिए जलता है क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है बजाय इसके। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लकड़ी का बुरादा है, अगर आप ये इतनी सी जगह ही घेरता है तना तो, लेकिन बुरादे को आप जितना मर्जी फैला सकते हो, और इसको जब आग लगाओगे तो ये जल्दी जलेगा। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से इसका जो है वो अभिक्रिया का वेग ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? चलो, तो ये हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल और अभिक्रिया के वेग के बारे में। अब एक और टॉपिक इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, तो कुछ अभिक्रियाएं होती हैं भाई जो प्रकाश से प्रभावित होती हैं, उनको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, इंग्लिश में इनको कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उनकी खास बात ये होती है कि इनके अंदर जो इनका वेग है वो प्रकाश से नियंत्रित होता है। उदाहरण देखो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। यानी कि जब तक लाइट की किरणें उस तक नहीं पड़ेगी पौधे के ऊपर, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर पादप को या पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बहुत कम हो जाती है, या फिर वो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये वाली किससे प्रभावित हो रही है, प्रकाश से, विकिरणों से। तो विकिरणें जब ज्यादा डलेंगी तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, मतलब तीव्रता से होगा, यानी कि इसका वेग अधिक होगा। लेकिन अगर ये रेडिएशन इसके ऊपर नहीं डाली जा रही है तो फिर ये कम वेग से होगा या फिर नहीं होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, H2 + Cl2 2HCl। अब ये अभिक्रिया जो है मंद गति से होती है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर प्रकाश, इसके अंदर H यानी कि प्रकाश इसके ऊपर डाला, अगर इसी अभिक्रिया को प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए तो फिर ये तीव्र गति से होती है, बिना प्रकाश के मंद गति से, लेकिन लाइट की उपस्थिति में तीव्र गति से। तो इसका मतलब विकिरण का प्रभाव जो है वो इस अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है और वेग को प्रभावित करता है।
क्लियर है? फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है इसका। लास्ट पॉइंट देखो, क्रिया कारकों का माध्यम। ठीक है, माध्यम। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो कि अगर क्रिया कारक आपस में रिएक्ट करेंगे और अगर ये क्रिया कारक ध्रुवीय है तो अभिक्रिया क्या होगी? तीव्र होगी, यानी कि वेग ज्यादा होगा। अगर ये दोनों अध्रुवीय हैं तो वेग तीव्र होगा। दोनों सेम होने चाहिए, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ध्रुवीय है और दूसरा क्रिया कारक जो है वो अध्रुवीय है तो वेग जो है या तो अभिक्रिया होगी नहीं या तो होगी ही नहीं, और अगर हुई तो मंद गति से होगी। अगर ये ध्रुवीय और ये ध्रुवीय होता तो भी वो मंद गति से होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर माध्यम जो है उसकी प्रकृति को देखा जाए तो वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो ये आपका अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं। कल हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।